हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुबह कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो डी ट्रिपल एस बी का आपका एग्जाम हुआ था 13, 14 और 15 ऑफ जुलाई 2025 को। उसके रिजल्ट तो नहीं बोलेंगे, आंसर की आउट हो चुकी है। और उसका रिजल्ट और आंसर की का जो पैटर्न होता है वो बाकी, जैसे यूजीसी के अंदर अपन रिस्पॉन्स शीट साथ में डाउनलोड हो जाता है, बट इसमें रिस्पॉन्स शीट साथ में डाउनलोड नहीं होती है। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि किसका कितना मार्क्स बन रहा है और कितने पे कट ऑफ जाएगा। बट स्टिल हम लोगों ने प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो पैटर्न या जो लेवल था उसके बेसिस पे इसको एनालाइज करके मैंने कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। और इसके अंदर जो भी मैंने पांचों शिफ्ट का पेपर देखा, हालांकि परसों रात में ही आपका आंसर की आई है, एंड मेरे को उतना टाइम नहीं मिला कि मैं 1000 क्वेश्चंस को थोरो चेक कर सकूं। मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि मुझे आपको जो भी डाउटफुल क्वेश्चन लगता है वो प्लीज आप मुझे सेंड कर दीजिए, और जहां पे भी जिस क्वेश्चन को मैं वेरीफाई कर लूंगी, जिसमें भी मुझे लगता है कि हाँ इसको चैलेंज किया जा सकता है, आई विल मेक अ सेशन ऑन दैट। सो आई गॉट सो मेनी रिस्पॉन्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल दैट। और ग्रुप पे भी जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए थे, कम से कम आई गेस 12-13 थे। बट थोड़ा सा स्टूडेंट में टीचर में यही डिफरेंस होता है, स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन लगता है कि शायद अरे ये मेरा ठीक हो सकता था, क्वेश्चन ठीक होने से वो बिना उसके जो है वो उसको चेक कर लेते हैं, इसीलिए इसमें टाइम भी लगा वीडियो को बनाने में। तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैंने कुछ के ग्रुप पे बता भी दिए थे कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने खुद में भी सॉर्ट कर लिए थे कि भैया ये जो क्वेश्चंस आप क्लेम कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस चैलेंज नहीं हो सकता है। बट स्टिल आई फाउंड आउट 3 क्वेश्चंस विच आर डिस्प्यूटेबल्स है जो भी। तो उनको डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले एक बार ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। एंड सो आज जो है वो हम डी ट्रिपल एस बी का कट ऑफ और चैलेंजेबल क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी है 060। ये आपका 13th मॉर्निंग शिफ्ट में, 13th ऑफ जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड देखो, अगर आप यहाँ देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन को पढ़ने के लिए या उसके अंदर कौन सी इनमें से परंपरागत अप्रोच है। बिहेवियरल, व्यवहारवादी दिया गया, सिस्टम व्यवस्था अप्रोच, लीगल इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल। तो बिहेवियरल और सिस्टम तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। स्टूडेंट्स आर वेरी क्लियर अबाउट दैट, स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड इन दीज टू अप्रोचेस, लीगल इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अब जो लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ऐसा माना जाता है लोक प्रशासन के अंदर, दैट इज गिवन बाय वुड्रो विल्सन। ठीक है, जैसे वुड्रो विल्सन थे, एल डी वाइट थे, जो कि आपके फर्स्ट फेज के अंदर आते हैं। दे थिंकर्स हु टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की बात करते हैं। ठीक है, और पॉलिटिक्स विच इज रिलेटेड टू ओनली पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग। ठीक है, तो अब हालांकि कंसेप्चुअली बात की जाए तो ये डिस्प्यूटेबल भी हो सकता है, बट यस, अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नोट्स उठा के देखोगे, जैसे किसी स्टूडेंट ने मेरे को भेजा, कैलिकट यूनिवर्सिटी का था, इग्नू के नोट्स में भी ऐसा है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो ट्रेडिशनल अप्रोच, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेडिशनल या परंपरागतवादी दृष्टिकोण में काउंट होती है। तो एक तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आना चाहिए, स्ट्रक्चरल फंक्शन वो बाद में आती है, वो वाली अप्रोच जैसे डेविड ईस्टन वगैरह जो देते हैं, दैट केम इन द लेटर फेज, वो बाद में आती है। बट पहले फ्रेडरिक्स भी आते हैं इसके अंदर, लीगल इंस्टीट्यूशनल पहले आती है वो अप्रोच। ठीक है, वो फर्स्ट फेज में आती है, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल की अगर बात करें तो दैट केम इन द फोर्थ फेज। यूजुअली ये फोर्थ फेज में, थर्ड फेज के एंड में हम इसको मान सकते हैं कि वो आती है। पहले मैक्स वेबर हो गए, वुड्रो विल्सन हो गए, एल डी वाइट हो गए, सो दीज ऑल आर दी थिंकर्स। तो एक तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। उसके अलावा दिस पोस्ट कॉलोनियल इन आईआर प्राइमरली फोकसेस ऑन, उत्तर औपनिवेशवाद किस चीज पे फोकस करता है, ये भी 13 की शिफ्ट में है, क्वेश्चन आईडी 064। अब यूजीसी के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरप्रिटेशंस अलग अलग होती हैं। अब इस क्वेश्चन के भी अगर मैं आपको दो इंटरप्रिटेशन बताऊं, तो इसमें उत्तर औपनिवेशिकवाद को अगर आप ट्रेडिशनल टर्म्स में देखोगे, द मूवमेंट व्हेन इट वाज स्टार्टेड, ये स्टार्ट कब हुआ था, चाहे आप फेमिनिज्म में देख लो, चाहे आप लोक प्रशासन में या आईआर में देख लो। बेसिकली वैश्विक स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हाउ colonialism led to the division between north and south, उत्तर के जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बीच में डिवीजन हुआ, बिकॉज
एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उन डेवलप्ड कंट्रीज ने कहीं ना कहीं उन डेवलपिंग कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाया था और उनके रिसोर्सेज को अपने फायदे अपने प्रॉफिट के लिए यूज किया था। तो अगर हम पहले के टाइम में बात करें तो ऑब्वियसली लेगेसीज ऑफ कोलोनियलिज्म कंटिन्यू टू शेप ग्लोबल इनइक्वालिटी। फोर्थ ऑप्शन सीम्स टू बी राइट कि वैश्विक स्तर पे जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है, वैश्विक असमानता है, उसको ये एड्रेस करता है और उसी के आधार पे इसकी शुरुआत भी हुई थी। बट अगर करंट रीसेंट सिचुएशन में बात की जाए, सो जैसे मेरा कि किसी स्टूडेंट से डिस्कशन भी हुआ था, व्हाट इज ग्लोबल साउथ। साउथ कंट्रीज जिसमें अगर आप देखोगे आफ्टर 1970s, पर्टिकुलरली इन लेट 1970s, द आइडिया ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन वो स्टार्टेड। एंड व्हाट वाज द साउथ साउथ कोऑपरेशन स्टार्टेड, जहां पे साउथ कंट्रीज ने यानी कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ने दे स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, दे स्टार्टेड फॉर्मुलेटिंग सम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन दी नॉर्दर्न कंट्रीज, उनको डेवलप्ड कंट्रीज पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो उन्होंने नॉर्थ की एक्सप्लॉइटेशन और उनकी पावर को बैलेंस करने के लिए दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में उस पर भी बात की जा सकती है। अब इसको लेके किसी किसी स्टूडेंट ने मुझे रेफरेंस भी भेजा है कि किसी बुक के अंदर ये मेंशन किया गया। हाँ, हालांकि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इस चीज को निगेट किया गया उन रेफरेंसेस में। इस ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसको सपोर्ट जरूर किया गया, बट फर्स्ट ऑप्शन को कहीं पे भी निगेट नहीं किया गया उन रेफरेंस में। सो ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्प्यूटेबल है। इसको चाहो तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इसको चैलेंज कर सकते हैं, बट आई एम नॉट प्रिटी श्योर दैट अगर उसको, क्योंकि एज पर जो स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे बताया है, बिकॉज के डी ट्रिपल एस में ऐसा पहले हुआ है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी चेंज किया गया है। यूजीसी में नहीं होता है ऐसा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चेंज नहीं किया जाता यूजुअली उनका आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्प्यूटेबल है, चाहो तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो विद रेफरेंसेस। अब डिपेंड करता है डी ट्रिपल एस के ऊपर वो इसको माने या ना माने। अगेन वो रेफरेंस देने के बाद भी इट इज टोटल अथॉरिटी ऑफ द डी ट्रिपल एस। ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाले को आप जो है वो जरूर कर सकते हो। ये बिल्कुल चैलेंजेबल क्वेश्चन है। इसको आप चाहो तो कर सकते हो, डिपेंड करता है डी ट्रिपल एस पे, वो चेंज भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दोनों आंसर इसके जो है वो सही प्रूफ होते हैं। एंड एक ये क्वेश्चन, ये भी 13 जुलाई को शिफ्ट 1 का पेपर था। अब इस क्वेश्चन पे क्या डिस्प्यूट है, इस क्वेश्चन के अंदर इंग्लिश हिंदी के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग क्वेश्चन दिया गया। ये देखिए, ये इंग्लिश का है, कौन सी प्रणाली कार्यपालिका को विधायिका से पृथक करती है। और इंग्लिश में क्वेश्चन ऐसे मेंशन है, विच सिस्टम ड्रॉज द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर, जो कार्यपालिका से मतलब विधायिका से कार्यपालिका को ड्रॉ करता है। तो अगर इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बात करोगे तो देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक दिया गया है ऑप्शन, संसदीय प्रणाली। वो क्या करती है, यहाँ पे जैसे आप इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करोगे, सो यहाँ पे हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लेजिस्लेचर और विधायिका का पार्ट होती है। तो ड्रॉज का मतलब होता है कि बनी हुई है, कौन सी व्यवस्था में कार्यपालिका विधान पालिका से बनती है। ठीक है। सो सॉरी। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में तो करेक्ट है, और अगर वहीं पे हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आई गेस गलत हुआ है। कार्यपालिका को विधायिका से पृथक करती है पूछा गया। तो अगर हिंदी के हिसाब से बात की जाए तो अध्यक्षीय प्रणाली इसका सही जवाब आता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिक क्राइटेरिया, संसदीय प्रणाली नहीं आएगा। बट अगेन डी ट्रिपल एस बी ने नोटिफिकेशन में हो, चाहे यूजीसी चाहे कोई भी एग्जाम हो, उनका क्लियर कट क्राइटेरिया रहता है कि जो इंग्लिश पे होगा वही सर्वमान्य होता है, यानी कि अल्टीमेटली वही जो है वो माना जाएगा। तो अगर ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ है तो ये इंग्लिश वाला माना जाएगा, एंड विच इज अल्टीमेटली करेक्ट। अब देखना ये है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने अगर पृथक, क्योंकि भैया ट्रांसलेशन तो वो सामने आया, जाहिर सी बात उनके सामने हिंदी में पेपर आया होगा, उनके सामने इंग्लिश में पेपर नहीं आया होगा, उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो इसको करेक्ट किया होगा। तो उनके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, और इस क्वेश्चन में जो है वो अगर उनके सामने सिर्फ हिंदी मीडियम में पेपर आया है तो अध्यक्षीय प्रणाली उनके हिसाब से सही होना चाहिए जिन बच्चों ने लगाया है। अगेन वही डिपेंड करता है कि वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का क्या जो है वो रहता है, क्या अल्टीमेटली इस पे डिसीजन आएगा। बट यस, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के पक्ष में अगर नहीं आता तो उनके साथ में इनजस्टिस होने के चांसेस हैं, क्योंकि भैया उन्होंने तो क्वेश्चन पढ़ के मार्क्स लगाया ना, हर एक क्वेश्चन के लिए वो इंग्लिश हिंदी तो चेक नहीं करेंगे ना दोबारा दोबारा। उनके सामने उन्होंने हिंदी हिंदी में फटाफट पढ़ते गए और निशान लगा दिया, जो कि अध्यक्षीय प्रणाली सही आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा कि जिन पे जो जो लाइमलाइट में रह सकते हैं और जिनको एक को चैलेंज किया जा सकता है।
एक्चुअली दो को आप कर सकते हो, बट दूसरे का मुझे ऐसा ही है कि पता नहीं डी ट्रिपल एस बी के द्वारा उसको चेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बट और इस थर्ड में थोड़ा सा ट्रांसलेशन वाला एक इश्यू है। अब आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। अगेन पहले ही मैं एक तो आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि कट ऑफ जो है वो बाकी एग्जाम में प्रेडिक्ट करना अगेन इसलिए इजी होता है क्योंकि वहां रिस्पॉन्स शीट आ जाती है, हमें एक टेंटेटिव मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स के पता चल जाते हैं, एंड वी गेट हायर मार्क्स के कितना आया है उससे पता चल जाता है। बट यहाँ पे आज स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स शीट नहीं मिलता है, तो अभी तक किसी भी स्टूडेंट का हमारे पास में ऑब्वियसली रिस्पॉन्स नहीं आया है फॉर क्वाइट एविडेंट रीजंस, वन थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो है वो 5 पेपर हुए हैं, 5 शिफ्ट में पेपर हुआ है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस चांसेस नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। उसका भी फॉर्मूला पता नहीं डी ट्रिपल एस बी में शायद से दिया हुआ है, बट दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, आई हैवंट सीन, आई हैवंट गॉन थ्रू इट। और तो उन चांसेस की वजह से एक एक्यूरेट कट ऑफ लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट स्टिल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लेवल देखा और इस वाले क्वेश्चन पेपर का लेवल देखा, सबका मैं उतना डिटेल में नहीं दे पाई, बट आप लोगों से काफी जो है वो इसकी डिमांड आ रही थी कि मैम एटलीस्ट कट ऑफ बता दीजिए क्या रहेगा। तो दो तीन चीजें ध्यान देने वाली हैं जो जिसपे मैंने कट ऑफ को प्रिडिक्ट किया है। एक तो लास्ट टाइम का जो पेपर का लेवल था उसके बेसिस पे, दूसरा इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, उसके बेसिस पे, और तीसरा ये बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो मेरा खुद का प्रिडिक्शन है। प्लीज इससे ऊपर नीचे जा सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं होगी, ये बस मैंने अपना अनुमान लगाया है। अगेन डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, इसके अंदर अपीयर स्टूडेंट कितने थे और उसका सीट का प्रोपोर्शन, देन एग्जाम का लेवल, इन तीनों चीजों को कंसिडर करके ही हम एट द एंड एक्यूरेट कट ऑफ निकाल सकते हैं, बट तब तक हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये तो थी सीट मैट्रिक्स, ठीक है। पोल साइंस मेल के लिए यूआर की जैसे 15 सीटें थी, ओबीसी की 4, SC1 ST2 4 सॉरी एंड ईडब्ल्यूएस 5 और टोटल 29 सीटें थी। वही फीमेल के लिए जो है वो 4 यूआर के लिए एंड एक एसटी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए थी, ठीक है। तो ओबीसी और एससी का ऑब्वियसली कट ऑफ लागू नहीं होता, हालांकि मैंने लिख दिया है, बट वो लागू नहीं होगा, ठीक है। तो और टोटल जो है वो 6 सीटें थी। तो कंपटीशन पहले से ज्यादा बढ़ने के चांसेस है फीमेल पे, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, पीडब्ल्यू कैटेगरी में 4 और 3 सीटें हैं। तो ये जो है वो देखो, इससे 2-3 मार्क्स नीचे भी जा सकते हैं, 2-3 मार्क्स ऊपर भी जा सकता है, कीपिंग इन माइंड द नेगेटिव मार्किंग क्राइटेरिया, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है, तो 300 मार्क्स का पेपर था और 200 से ज्यादा तो बिल्कुल किसी हाल में आप मान के चलिए जाएगा ही नहीं, क्योंकि पेपर 1 भी आता है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं आता है। तो ऑब्वियसली मैं पेपर 1 का एनालाइज नहीं कर पाई, बिकॉज दैट्स नॉट माई जोन, ठीक है। तो आपके 100 क्वेश्चन उससे भी आते हैं, तो ये भी एक ट्रुथ है, 100 क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने इवैल्यूएट नहीं किया है, मैंने सिर्फ पोल साइंस का इवैल्यूएट करके मैं आपको ये कट ऑफ बता रही हूँ। तो ये जो है वो मेल कैटेगरी में हम मान के चल सकते हैं कि 178 से 80 के आसपास 1-2 मार्क्स ऊपर या नीचे जो है वो कट ऑफ जा सकती है। बिकॉज लास्ट टाइम अगर 2021 का आप देखोगे, सो दिस वाज, मतलब वहां पे मेल फीमेल क्राइटेरिया नहीं था, तो 166 पे कट ऑफ लगा था। और उससे पहले अगर 2019 की अगर आप बात करोगे तो 160 पे लगा था, ठीक है। तो अब की बार जो है वो मेरे को उम्मीद है कि पेपर का लेवल ठीक ठाक था। और अगर मैं पेपर की डिफिकल्टी की बात करूं, तो यस, पेपर में जो 15th के शिफ्ट में जो पेपर आया है वो मैंने एनालाइज किया है, एंड वो पेपर मुझे थोड़ा सा लगा कि 19-20 जो है वो उसके अंदर क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट थे। जैसे कुछ ऐसे थिंकर्स के नाम थे जो स्टूडेंट्स ने शायद पहली बार सुने होंगे, जैसे जेम्स रोस्नो, जॉन एक्नर, न्यूअर, एसी आइजैक, जीनो, जिस जो बोला गया था कि कौन इनमें से जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की फर्स्ट वेव से बिलोंग नहीं करता है, तो जीनो। और बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि 15th की शिफ्ट में देखे गए, 15th को एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। सो यस, एक वो भी क्राइटेरिया जो है वो मुझे लगता है कि वो इफेक्ट करेगा, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन में ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बाकी 13-14 का मैंने ऊपर ऊपर से जैसा भी पेपर देखा है आपका, दोनों ही शिफ्ट का पेपर ठीक ठाक था, मतलब डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, पेपर इजी टू मॉडरेट ही था, बट वही सारा टाइम का खेला और नेगेटिव मार्किंग का खेला है, तो वो देखते हैं कि अब वो कैसे आता है। बाकी ये मेरा प्रेडिक्शन है, ओबीसी का 167 टू 170 के आसपास, उससे ऊपर नीचे और इसके बीच में जा सकता है। एससी 160 टू 162, एसटी 153 टू 55, और फीमेल कैटेगरी का 58 टू 60 ज्यादा जाने के चांसेस हैं, क्योंकि फीमेल में सीट्स बहुत लिमिटेड थी, ओनली 6 सीटें हैं, और एससी एसटी में तो वहां पे सीटें हैं ही नहीं, तो ये क्राइटेरिया तो आप छोड़ ही दीजिए। एंड 150 टू 153 जो है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर हो सकता है, सॉरी ओबीसी और एससी में नहीं है, तो एसटी का वी कुड कंसिडर, ये छोड़ देते हैं। एंड एससी कैटेगरी में हम मान सकते हैं कि 100 टू 110, मैं मान के चलूं 100 100 से 110 के बीच में जो है वो जा सकता है एसटी कैटेगरी के अंदर।
सो ये मेरा प्रेडिक्शन है। और एज पर स्टूडेंट पेपर मैंने देखा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी हमने क्लास में किए हुए थे, बस सारा मैनेजमेंट का खेल का और टाइम का जो है वो खेल है। तो अभी डी ट्रिपल एस बी 2024 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उनका पेपर होना अभी बाकी है। डी ट्रिपल एस बी टीचिंग कैटेगरी का पेपर, सॉरी जो टीजीटी लेवल है वो पेपर होना अभी बाकी है। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बीपीएससी की कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आरपीएससी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें बम्पर वैकेंसी 350 जो है वो वैकेंसी आई है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं इन सारे टीचिंग एग्जाम्स की एक ही जगह पे, एक क्लिक में, एक प्लेटफॉर्म पे और बहुत कम दाम में प्रैक्टिस करना, सो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन एट वन क्लिक, वन एनरोलमेंट आपको मिल रहा है, वो भी ₹299 के अंदर, ठीक है, 299 के अंदर, जहां पे आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 3 मंथ्स वैलिडिटी, दैट इज जस्ट ₹299। और ये सारे एग्जाम, टीजीटी हो, पीजीटी हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो इन टोटल 300 प्लस एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे होगी। सो डी ट्रिपल एस पी के भी जो प्रिपरेशन हमने की थी उससे काफी क्वेश्चंस जो है वो आए हुए थे। एंड ये अप्लाई करने के लिए इसी वीडियो के लिंक में आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एंड उसके लिए कूपन कोड रहेगा किरण मलिक, ठीक है, ये कूपन कोड आपको लगाएंगे, इस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप जो है वो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पे जुड़ने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरी जो है वो टाइमिंग है, यूट्यूब का टाइमिंग है 1 बजे ट्यूसडे टू सैटरडे एवरी डे। वी मीट फॉर प्रिपरेशन फॉर पीजीटी एग्जाम्स, चाहे जो भी लेवल का हो, एस्टेट हो या फिर सेट एग्जाम्स हो। तो मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन करना ना भूलें। एंड इसी के साथ ही थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एंड बाकी जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन है कट ऑफ का, वो तो बाद में ही पता चलेगा जब स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज भी पता चल जाएंगे होपफुली। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड दैट वाज इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।